हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान की ये जो आपकी न्यू बुक है 2024-25 की। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 में आपका दिया है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो पहला प्रश्न आता है आपका, ऊपर दिया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है? तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, रहट। तो आपको रहट लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा में है पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अभिलेखागार में। तीसरा है मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, विदेशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बताती थी और उनका पालन करवाती थी उसे कहा जाता था। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जाति पंचायत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें में है राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कवि और चारण। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए नंबर में आपको भरना है पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में, बी में भरना है आपको वनवासियों। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सी नंबर। तो सी नंबर में जो है आपको ये भरना है। इसके बाद आता है आपका डी नंबर में भरना है आपको लिखित सामग्री। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका ई नंबर में आपको भरना है लिपिक और नकल निवीस। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि हैं। इसके बाद 8वें में है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को पर्यावास कहते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है, उनके नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। इसके बाद 10वें में है क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? उत्तर में लिखना है क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य और तुगलक साम्राज्य इत्यादि। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है अभिलेखागार से क्या आशय है? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थीं? तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 में है इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, कैसे समझाइए? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भारत के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 16 में है मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो आपको जो है मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में जो है यहाँ से देख के आपको कर लेना है। तो आप जो है यहाँ से अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में जो आपका दिया है प्रोजेक्ट कार लिखा है आपके ग्राम, शहर अथवा जिले के ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नांकित विवरण कीजिए। तो आपका जो है पहला दिया है इमारत का निर्माण कब हुआ? तो आपको उत्तर में लिखना है इमारत का निर्माण 3री सदी ईस्वी पूर्व हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर में लिखना है
इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। तीसरे में है इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया। उत्तर में लिखना है ईंटों एवं स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। चौथा क्वेश्चन है इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई। उत्तर में लिखना है इमारत पर जातक कथाएं एवं यज्ञ यक्षिणाओं की चित्रकला है। पाँचवीं में है इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है। उत्तर में लिखना है इमारत का उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है आपका छठवां पॉइंट है। छठवां पॉइंट में लिखा है इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है। तो उत्तर में लिखना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही है। इसके बाद आता है आपका सातवें में है इमारत का चित्र बनाइए। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बना के आप नाम भी लिख लेना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 2 में है आपका राजा और उनके राज। तो यहाँ पे देख लीजिए अध्याय 2 है राजा और उनके राज। पहला प्रश्न आता है आपका राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा में है चोल काल में नाडू कहा जाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर गांवों का समूह। तीसरा में है गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर कन्नौज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर हौज का। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में है नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर राष्ट्रकूट। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको ए नंबर में आपको लाडू भरना है, बी नंबर में आपको राज प्रथम और तीसरे में आपको भरना है नगरम और चौथे में भरना है आपको चोल और पाँचवीं में आपको तंजावुर और निशंभु शूदनी। तीसरा आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक सातवां में है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी। तो आपको उत्तर में लिखना है 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उनके अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद आता है आपका 8 में है चौहान शासकों का राज विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। उत्तर होगा आपका चौहान शासकों का राज विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था। तो आपको उत्तर में लिखना है चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। 10 में है कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों दस्तावेजों प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में है चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 12 में है उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था। तो आपको उत्तर में लिखना है अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का तरीका। पहला है सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा में है उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा है उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए
और पाँचवा पॉइंट है उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका 13, प्रश्न क्रमांक 13 में चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। आपको जो है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12, प्रश्न क्रमांक 14 में है चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो आपको जो है उत्तर 15 का यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपका पहला विशेषता है चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। दूसरा में है गांव की बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। चौथा पॉइंट है सिंचाई के कामकाज बाग बगीचों मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। चौथा पॉइंट है धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में अरियार जैसी उपाधि दी। तो इस तरह से आपको करना है। इसका आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 3 में आपका है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। पहला क्वेश्चन आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कृषि से। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर लिखा है मिनहाज ई सिराज। तो आपको डी करना है। इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कश्मीर। इसके बाद है आपका पाँच का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर मैदानी। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको भरना है दिल्ली, यहाँ पे आगरा, यहाँ पे आपको भरना है बी नंबर में राजपूत और सी नंबर में आपको भरना है देहलीवाल। इसके बाद जो है डी नंबर में आपको भरना है मुक्ति और ई नंबर वाले में आपको भरना है शेरशाह। तो इस तरह आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां में है रजिया के योग होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन नंबर 10 में है मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। आता है इसके बाद नेक्स्ट 12 में है मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका और बाकी बचा हुआ को उत्तर ये है, आपको यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका 16 नंबर में शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 4 में दिया है मुगल 16वीं से 15वीं शताब्दी।
पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो आपका उत्तर होगा बी नंबर, सैन्य व्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 1556 ईस्वी में। इसके बाद है तीसरा का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद आता है आपका चौथा में है, भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी के इस्तेमाल की शताब्दी में शुरू हुआ था। उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, 14वीं। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में है, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त तीनों कथन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले। तो आपको जो है पहले में भरना है 12, और दूसरे में भरना है मनसबदार, और तीसरे में भरना है अब्दुल फजल, चौथे में भरना है आपको आर्थिक वाणिज्यक, और पाँचवें में भरना है आपको चांदी। तो इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, मुगल कौन थे। तो आपका जो है प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर आप यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। 8 में है, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया था। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वां में है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां में है, मनसबदार से क्या आशय है, लिखिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद है 12 में है, दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है, लिखिए। तो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है आपको लिखना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 13 में है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है 15 में है, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर इस तरह से आपको लिख लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अध्याय 5 में है, जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहला क्वेश्चन है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, गढ़कटंगा। दूसरे में है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जगह बदल बदल कर। तीसरे में है, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, आसिफ खान। इसके बाद आता है आपका चौथा में, गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, इसका उल्लेख मिलता है। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अकबरनामा में। 5 में है, अहोम लोगों ने किस फसल की खेती में नए नए प्रयोग किए। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, चावल। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो आपको ए नंबर में भरना है नातेदारी, और बी में भरना है वाचिक परंपराओं। इसके बाद सी में आपको भरना है उत्तर पश्चिम, और डी में भरना है मानसिंह, ई में भरना है डांडा। तीसरा आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7 में है, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। 8 में है, जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी। तो आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां में है, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे। तो आपको प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में खाना बदोश किसे कहा गया है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 11 में है, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी। आपको यहाँ से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 में है, स्थानांतरी कृषि किस प्रकार की जाती है। आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद है आपका 13 में है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों उभरने लगीं।
तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा। आपको प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 15 में है, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, गोंड और अहोम समुदाय की सामाजिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार में है, पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, पुराने तौर तरीके से यह किस प्रकार भिन्न या सामान्य है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 ये आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कार का उत्तर इस तरह से आपको करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लग रही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 6 में है ईश्वर से अनुराग। पहला प्रश्न आता है, भक्ति पंथ चैतन्य किस स्थान से थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर बंगाल से। दूसरा है, बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरे में खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है आपका चौथे में है, महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह है। उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञानेश्वर एकनाथ। पाँचवें में है, सिखों के कौन से गुरु ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उत्पाद व उपयोगी पेशे से जुड़े हो। आपका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न क्रमांक 6 में जो है पहला आता है आपका नाम घर स्थापित करने की पद्धति। आपको यहाँ पे भरना है शंकरदेव। दूसरा है, सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंत चक्रों से गुजरते हैं। तीसरा आपको भरना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, तीसरे में है नैनार और अलवार घुमक्कड़। तो यहाँ पे हो जाएगा साधु संत। चौथे में आपको भरना है सच्ची भक्ति और पाँचवें में आपको नरसिंह मेहता। इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद सातवें में आता है, भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है, भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका 8वां में है, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित है। आपको उत्तर में लिखना है, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। 9वां में है, ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो आपको उत्तर में लिखना है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ। इसके बाद आता है आपका 10वां में है, संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था। आपको उत्तर में लिखना है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है, मन तथा शरीर को कठोर परीक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं। उत्तर होगा योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। 12 में है, मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिशुराज आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है, धर्मशाल का गुरुद्वारा किसे कहा गया है। उत्तर होगा बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत कब और कैसे हुई। आपको उत्तर में लिखना है, संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत मध्यकाल में हुई थी। संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संतों और सूफियों के विचारों में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया
इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 15 में है बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। आपका उत्तर होगा बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषता लिखिए। आपको लिखना है 13वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेक्का का परिवार जो अप्रश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आपका अध्याय 7 में है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। प्रश्न क्रमांक पहले में है राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ, काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। तो आपका उत्तर होगा सी नंबर चारण भाटो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा समूह आसमान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी मणिपुर। तीसरे में है मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है, उत्तर होगा हीरा और मूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है राजपूत शासक पृथ्वीराज ने किस प्रकार के सूरवीरों को अपने हृदय में संजोए रखा। तो आपको उत्तर में लिखना है बहादुरी से लड़कर मृत्यु का वरण करने वाले। 5वें में है रसमंजरी रचना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर भानुदत्त। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले नंबर में जो है आपको भरना है यहाँ पे कुचिपुड़ी, दूसरे में भरना है राज दरबार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर में भरना है आपको लघु चित्र, डी में भरना है आपको वनवासी और ई में भरना है आपको कथाकार। इस तरह आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र किस राज्य से लिया गया है। इसमें किन देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया है। तो आपको उत्तर में लिखना है प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र उड़ीसा राज्य से लिया गया है। इनमें बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया है। 8वें में है महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। उत्तर में है महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपी के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। इसके बाद 9वां में है कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ। उत्तर में लिखना कथक नृत्य अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में संस्थापित हुआ। 10 में है क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है। उत्तर में लिखना है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदलती है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 में है मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे। आपको उत्तर में लिखना है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। इसके बाद 12 में है लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इसके बाद आता है आपका 13 में है नाथ साहित्य में किसे शामिल किया गया है। उत्तर होगा नाथ साहित्य में मैनामती और गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ और पथिकाएँ,
लोक कथाएँ और गाथाएँ शामिल है। 14 में है राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था। आपको उत्तर लिखना है। राजपूत कालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थानियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, सूर, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। नेक्स्ट है आपका 15 में है बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियाँ कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखना बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृति की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गोंडी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत थी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषता लिखिए। आपको लिखना है बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। तो इस तरह आपको करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं अध्याय 8। पहला प्रश्न आता है आपका, भारत के कौन से हिस्सों में जमींदार और किसानों के विद्रोह के कारण राजस्व की मात्रा में कमी आ गई। उत्तर होगा आपका उत्तरी और पश्चिमी। दूसरे में मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था। डी नंबर होगा आपका मालवा। इसके बाद तीसरे में है जाटों के प्रभुत्व क्षेत्र में कौन से शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। तो आपका उत्तर होगा ए नंबर पानीपत तथा बल्लभगढ़। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट है चौथा में है मराठा सरदारों में कौन शामिल नहीं था। उत्तर होगा सूरजमल। इसके बाद पाँचवें में है सूरजमल के राजनैतिक नियंत्रण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं थे। उत्तर होगा बिहार तथा उड़ीसा। इसके बाद आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको जो ए में भरना है गुरु गोविंद, दूसरे में भरना है आपको दल खालसा, तीसरे में भरना है आपको सैन्य बल। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट में है चौथे में आपको भरना है बाजीराव बल्लाल। इसके बाद पाँचवें भरना है आपको जूड़ामन। इसके बाद आता है आपका सातवें में है सवाई जयसिंह ने खगोली वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ कराया था। तो आपको उत्तर में लिखना है सवाई जयसिंह ने खगोली वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कराया था। आठवां में है विंध्य राज्य के विस्तार का श्रेय किसे प्राप्त है। वे किन क्षेत्रों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे। उत्तर में लिखना है विंध्य राज्य के विस्तार का श्रेय बाजीराव प्रथम को प्राप्त है। वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। नौवां में है सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी। उत्तर लिखना है सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने में संबंधित व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। 10वां में है 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला था। उत्तर में लिखना है 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु क्षेत्रों तक फैला था। 11 में है जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे। उत्तर में लिखना है जाट समृद्ध कृषक थे और अनेक प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची एवं सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 12 नंबर में है मराठा प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। 13 में सूबेदार के रूप में सदात खान द्वारा
अवध में क्या कार्य किए गए थे? उत्तर में लिखना है शहादत खान ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। 14 में है दल खालसा किसे कहते थे? वे किस प्रकार कार्य करते थे? उत्तर में लिखना है 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं ने नृत्य में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। 15 में उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। उत्तर में लिखना है औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। 16 में है मुगलों के विरुद्ध मराठों की सफलता के क्या कारण थे? उत्तर में लिखना है मराठों की सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास चुपचाप मिलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 17 में है चौथे व सरदेशमुखी से क्या आशय था? उत्तर में लिखना है चौथे जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% भाग है। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।